नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारत ने ठाना है मेहुल चोकसी को लेकर आना है। डोमिनिका की कोर्ट में मेहुल चोकसी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां फैसला होना है कि मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं। इसके पहले मेहुल की पत्नी का बड़ा बयान भी सामने आया है। मेहुल की पत्नी ने क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। डोमिनिका में मेहुल केस में सुनवाई शुरू हो गई है। भारत से सीबीआई और ईडी की टीमें वहां पर मौजूद हैं। अगर पक्ष रखने का मौका मिलता है तो वहां पर यह कहा जाएगा कि 2018 से ही भगोड़ा है ये शख्स और इसको भारत को सौंपा जाए, क्योंकि ये शख्स हिंदुस्तान का गुनहगार है। मेहुल एंटीगा का नागरिक है। यह बयान सामने आया है प्रीति चोकसी, जो कि मेहुल की पत्नी है। उनका कहना है कि मेहुल एंटीगा का नागरिक है, ऐसे में हिंदुस्तान का दावा नहीं बनता है। कुल मिलाकर चाहे प्रीति हो या फिर वकील मेहुल चोकसी के, उनके दावे अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए इसी कोर्ट में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, बेकरार है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में इस बारे में फैसला हो जाएगा कि हिंदुस्तान को वापस सौंपने के लिए कोर्ट की ओर से कोई फैसला किया जाता है या फिर नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चले 2018 से ही लगातार यह शख्स हिंदुस्तान से फरार है और उसके बाद इसका पूरा का पूरा खेल, जिसका पर्दाफाश और जिसको लगातार कोशिश यही है भारत सरकार की कि इसको जल्द से जल्द हिंदुस्तान लेकर आया जा सके। और यहां पर हम आपको लगातार वो तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा खेल समझने की कोशिश कीजिए। इन जो ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल मेहुल का ये पूरा का पूरा खेल है क्या। हिंदुस्तान से ये शख्स फरार हो जाता है 2017 का ये पूरा का पूरा मामला, और उसके बाद ये चला जाता है एंटीगा। वहां का नागरिकता लेने की इसकी ओर से कोशिश की जाती है। हालांकि आज जो टीमें इस वक्त कोर्ट के भीतर हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, उनके पास मेहुल चोकसी के तमाम वो कागजात हैं, चाहे आधार कार्ड की बात करें, राशन कार्ड की बात करें या फिर बात करें वोटर आईडी कार्ड की, तमाम कागजातों और दस्तावेज के साथ आपको बता दें कि इस वक्त हिंदुस्तान की टीमें मौजूद हैं और कोर्ट के भीतर यह साबित किया जाएगा कि दरअसल ये शख्स गुनहगार है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी नागरिक है और इसको हिंदुस्तान को ही सौंपा जाए। इस पूरे के पूरे रूट के जरिए हम आपको दिखाने और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किस तरह से हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश इस भगोड़े अपराधी की ओर से की गई है। और इसी वजह से इस वक्त हिंदुस्तान की बड़ी टीम जो लगातार अपना पक्ष रखने के लिए बेकरार है, कुछ देर में इस पर फैसला भी हो जाएगा कि हिंदुस्तान को सौंपा जाता है डोमिनिका की ओर से या फिर नहीं सौंपा जाता है। कुल मिलाकर कार्रवाई धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई, वहीं जो वकील है इस शख्स का, उसकी ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हिंदुस्तान इस तरह की कोशिशें क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर मामला कुछ और है, यानी कि सिर्फ यह साबित करना है कि गलत तरीके से इसने डोमिनिका में एंट्री ली है या फिर नहीं ली है, जबकि हिंदुस्तान पूरी मजबूती के साथ वहां पर पहुंचा हुआ है। और यहां पर अब इस पूरे मामले में अदालत के खेल को जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल आज कोर्ट को यह तय करना है कि अवैध रूप से डोमिनिका में घुसे मेहुल को वापस कहां भेजा जाए। मेहुल के वकील का कहना है कि मेहुल की नागरिकता एंटीगा की है, ऐसे में उसे वहां भेजा जाए, यानी कि एंटीगा भेजा जाए, ना कि हिंदुस्तान। जबकि भारत मेहुल को अभी भारत का नागरिक बता रहा है और यह शख्स गुनहगार है। किस तरह से हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंककर एक बड़ा भ्रष्टाचार इस शख्स ने किया है और इसी वजह से लगातार कोशिश हिंदुस्तान की यही है। और ये तस्वीरें कोर्ट के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जब तमाम अधिकारी हिंदुस्तान की ओर से भी वहां पर पहुंचे, ईडी के, सीबीआई के, ताकि वहां पर हिंदुस्तान का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। अब सवाल यह है कि हाथ आएगा क्या चोकसी। जिस तरह की कोशिशें इस वक्त भारत सरकार की ओर से की जा रही हैं, हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ का घोटाला होता है। दो बड़े आरोपी मामा और भांजे मेहुल चोकसी जो फरार हो जाता है डोमिनिका की जेल में बंद, जिसे भारत लाने की तैयारी है, और वहीं भांजा नीरव मोदी इस वक्त लंदन की अदालत के चक्कर काट रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने वकील उज्जवल निकम साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनके साथ सीधे हम ये संवाद करते हुए और इस सवाल के साथ उज्जवल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। अब जरा ये बताइए, बार बार मेहुल चोकसी के वकील की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहां पर मामला सिर्फ इस बात को लेकर है कि डोमिनिका में वो अवैध तरीके से घुसा या फिर नहीं घुसा। वहीं दूसरी तरफ पूरे पेपर्स के साथ हिंदुस्तान के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं।
हिंदुस्तान की कोशिशें क्या रंग ला सकती हैं? हिंदुस्तान का पक्ष कितना ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होगी कोर्ट के भीतर की, बताइए जरा। चित्रा जी, बिल्कुल आपका यह सही कहना है कि हिंदुस्तान का पक्ष बड़ा मजबूती से आज खड़ा है। उसके लिए दो वजह। पहली वजह तो यह है कि आज डोमिनिका के कोर्ट के सामने एक अहम सवाल यह होगा, क्या मेहुल चोकसी इलीगली डोमिनिका में एंटर किया है या नहीं किया है? क्योंकि आज मेहुल चोकसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं, ना पासपोर्ट है ताकि वो शो कर सके कि वो एंटीगा का नागरिक है। अगर डोमिनिका का कोर्ट ये इस नतीजे पर पहुंचती है कि मेहुल चोकसी ने इलीगल उस कंट्री में एंट्री की है, तो तुरंत डोमिनिका कोर्ट अभी डिपोर्टेशन कौन से कंट्री पे गया? क्योंकि डोमिनिका और हमारा तो कोई एक्सट्रेडिशन नहीं है, एंटीगुआ का हमारा एक्सट्रेडिशन। भारत के लिए क्या कहेंगे आप? भारत की न्याय व्यवस्था में कितना भरोसा है आपको? भारत में अब देखिए उसके हमें सबको और आपको पता ही लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैम, जिस तरह से लगातार जो आपके वकील हैं उनके माध्यम से पता चला, जो पिक्चर्स सर्कुलेट हुई हैं अभी मेहुल चोकसी है उनकी, उसमें दिखाया कि उनके साथ मारपीट हुई है। आपको ये आशंका क्यों है कि ये मारपीट में कहीं न कहीं भारत के अधिकारी शामिल हो सकते हैं या जांच एजेंसियां? उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए हैं, मारपीट नहीं, समझिए टॉर्चर। और एक कितने आपको नहीं आशंका होती है कि कुछ वे नहीं करें, और क्यों उनके साथ ऐसा किया गया? उनको कोई जरूरत नहीं थी क्या अंतिका में केस चालता ये फाइटिंग लीगल बैटल अंतिका में उनको कोई जरूरत नहीं थी अंतिका से निकलने की। तो फिर किसको फायदा है कि वो कमेटी करते हैं उससे इंडिया देश है, किसको फायदा? या कोई फायदा नहीं। तो आप मुझे इंडिया था। अच्छा मैम, ये जो थ्योरी निकल के आ रही है कि उनकी फ्रेंड थी, कोई महिला मित्र थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या है आप बताइए, कौन सी है महिला? बात किया नरेंद्र सिंह who was looking after this case. क्वेश्चन रियल है मैं नहीं बता सकती, उसमें बात करते थे और बहुत सारी फैमिली के ऊपर क्या करते हैं, फैमिली को बच्चे लोग को क्या करते हैं, और नहीं जो वो और नहीं बोले कि आप वो लोग क्या करते हैं कि आपको जेल में डालेंगे तो वहां पे भी दिखाएंगे। और जो आपको मैम आपकी आवाज बीच में कट गई, आप दोबारा बताइए क्या कह रही है, किसका खतरा है? आप कुछ बता रही थी, बीच में आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। करेंगे ये किसने बोला? मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को आप सुन रहे हैं, बार बार उनको बेगुनाह बताने की कोशिश, ये कहने की कोशिश कि जिस महिला के साथ नाम जोड़ा जा रहा है पूरी तरह से गलत है, निराधार है। हिंदुस्तान के जो दावे हैं वो पूरी तरह से गलत है। परिवार का ये अपना पक्ष है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी मजबूती के साथ इस वक्त अपना पक्ष कोर्ट के भीतर रखता हुआ। और जल्दी बीच पे आपकी बात को रोकना पड़ा था, मैं चाहूंगी कि आप उसको आगे बढ़ाएं। कानूनी दांवपेच क्या है जिसके जरिए हिंदुस्तान की कोशिश यही है कि इस भगोड़े अपराधी को हिंदुस्तान तत्काल लेकर आया जाए, और अपना पक्ष इस वक्त अधिकारी कोर्ट के भीतर रख रहे हैं। उज्जवल जी, देखिए, भगोड़ा चोकसी कह रहा है कोर्ट में
कि मैं इंडिया का नागरिक नहीं हूं, सिटीजन नहीं है, क्योंकि मैंने 2018 में ही एंटीगुआ का सिटीजनशिप किया। लेकिन शायद उनको यह पता नहीं है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट से के मुताबिक अगर ड्यू प्रोसेस के अगर सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली उसने एंटीगुआ का सिटीजनशिप ले लिया तो उसका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल होगी। और इसी वजह से ने इंडियन कोर्ट के बंबई कोर्ट ने जो पंजाब नेशनल का फ्रॉड हुआ है, ये बंबई के कोर्ट ने ये भगोड़े के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है इसलिए, और उसी आधार पर इंटरपोल ने उसको समन सर्व कर दी और एंटीगुआ में उसको अरेस्ट कर दिया। एंटीगुआ से और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस अलग है। वहां भारत सरकार के तरफ से यह साफ कह दिया है कि जो उसने सिटीजनशिप प्राप्त की है वो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इसके आधार पर उसकी कैंसिल की जाए। लेकिन यह बात अहम बात होगी आज कि एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि अगर वो हमारे भूमि से भाग गया है, डोमिनिका को गया है, तो डोमिनिका कैन डायरेक्टली डिपोर्ट टू इंडिया, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ये एंटीगुआ का प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अहम स्टेटमेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेहुल चोकसी को डोमिनिका से सीधा इंडिया लेके आएंगे। बिल्कुल, और यहीं पर हिंदुस्तान का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आऊं। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, इस वक्त कोर्ट के भीतर क्या कुछ चल रहा है डोमिनिका में, किस तरह की जानकारी मिल पाई है वहां से आपको? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सुनवाई है वो शुरू होने वाली है और इस वक्त चौकसी के जो लॉयर है, मेहुल चोकसी के जो वकील हैं, वो पहुंच गए। काफी भारी भरकम टीम है। उसमें जो एंटीगुआ के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं वो पहुंच चुके हैं। डोमिनिका के जो लॉयर हैं वो हैं जस्टिन सिमोन, जॉन कैरिंगटन, कैरा शेरफोर्ड, जूलियन परवेस, वेन नॉर्ड और वेन मार्श। ये सारे के सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये डोमिनिका के जाने माने वकील हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से 4 ऐसे लॉयर हैं जो कि डोमिनिका में मेहुल चोकसी का केस लड़ने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि मेहुल चोकसी ने पूरी तैयारी कर ली है। मेहुल चोकसी का भाई चेतन चोकसी खुद भी डोमिनिका में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत ने क्या तैयारी की है, तो देखिए भारत ने 28 तारीख से लेकर अब तक 8 जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो डोमिनिका के अधिकारियों के साथ मिलकर भारत का केस मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस मजबूती को रखने के लिए उन्होंने वो तमाम जो सबूत है मेहुल चोकसी के खिलाफ में कि कैसे उसने 13,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया हुआ है, उसने कैसे अधिकारियों को घूस दिया हुआ है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होगी वो दस्तावेज जो इस बात को साबित करेगा कि भले से मेहुल चोकसी कहता है कि वो एंटीगन सिटीजन है लेकिन अभी भी वो भारत का नागरिक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके अलावा इंटरपोल की वो रेड कॉर्नर नोटिस जिसके बिना पर उसको भारत में डिपोर्ट किया जा सकता है, इन सभी दस्तावेजों के साथ में डोमिनिका के जो सरकारी वकील हैं वो भारत का पक्ष रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई साथ देगा तो वो है एंटीगा, क्योंकि एंटीगा ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि मेहुल चोकसी हमें अपने देश में नहीं चाहिए, वो हमारे देश का नाम खराब करता है, उसे हिंदुस्तान सीधा भेज देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है ये तय करने के लिए कि मेहुल चोकसी को कहां पर भेजना है। ये सबसे अहम बात मुनीश आपने कही है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से उज्जवल साहब मैं आपके पास आते हुए, हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद ये शख्स फरार होता है और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान की एजेंसियां इस कोशिश में रहती हैं कि इसको दोबारा लेकर आया जाए भारत, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन इस बार एक बड़ा चांस है और उसमें एंटीगा की जो भूमिका है या जिस तरह का समर्थन है उससे हमारा दावा हिंदुस्तान का और ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन हमारे जितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनके समक्ष किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, अगर इसके बारे में आप जानकारी दें। चित्रा जी, जो बार बार ये मेहुल चोकसी के तरफ से कहे जा रहा है कि हम एंटीगुआ के नागरिक हैं, इसको एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने ठुकरा दिया। पहली बात तो ये, और एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने एक सब्सटेंशियल रीजनिंग दिया है और वो सब्सटेंशियल रीजनिंग ये है कि ये चोकसी हमारे कंट्री से भगोड़ा हो गया है, यानी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट, ही रैन अवे फ्रॉम अवर कंट्री, और इसीलिए अब हम इसे हमारे कंट्री में नहीं लेना चाहते। ये जरूर प्रयत्न होगा, ये जरूर एफर्ट्स किए जाएंगे चोकसी के तरफ से कि उसे एंटीगुआ को वापस भेजा जाएगा, क्यों भेजना चाहिए, क्योंकि एंटीगुआ का सिटीजन है। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है और जहां तक मुझे लगता है, विश्वास भी है कि आज डोमिनिका के कोर्ट के सामने एक अहम सवाल ये है, क्या क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ डोमिनिका ने जो उसे अरेस्ट किया है और उसके अरेस्ट में इंट्रोगेशन में उन्होंने क्या हासिल किया है। अगर उनको एक अहम जानकारी जो मिली है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ डोमिनिका ने
ऐसे कोई पुख्ता सबूत उनके पास है जिस आधार पे वो साबित कर सकते हैं भारत की तरफ से कि ये इलीगली ट्रांसफर्ड माइग्रेंट आ गया है। और इलीगली एंटर करने के बाद डोमिनिका कायदा उस बारे में बहुत सख्त है और उसे डिपोर्ट किया जाएगा, यहाँ का वो सिटीजन है। अभी हमारा भारत इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के 9 सेक्शन 9 के मुताबिक जो बार बार चोक्सी कह रहा है कि मैंने डोमिनिका का ले लिया, सिटीजनशिप ले लिया, इसलिए मेरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज भी वो इंडियन सिटीजनशिप है और इसके लिए मुझे लगता है कि उसको भारत में ही डिपोर्ट किया जाएगा। और पूरे कागजात के साथ हमारे अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर दूसरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और यहां पर घोटाला करने के बाद वो किस तरह से फरार हो जाता है और गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट पेश करके वो एंटीगा का नागरिक बनता है और उसके बाद फिर डोमिनिका में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है कि कैसे गलत तरीके से उसने इस देश में एंट्री ली है। ऐसे में अब अगला सवाल, अगर हिंदुस्तान ला पाने में कामयाबी हमारे अधिकारियों को मिलती है तो ये हिंदुस्तान के लिहाज से कितनी बड़ी खबर होगी और इससे क्या माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में जो 13,000 करोड़ का घोटाला है जिसको लेकर जांच काफी अरसे से जारी थी, उसमें भी अब जल्द से जल्द उसको सुलझाने में मदद मिलेगी। उज्जवल जी। चित्रा जी, ये जो ठगसेन है नीरव मोदी और उन्होंने एक ऐसी साजिश की है कि जिस साजिश के आधार पर कई बैंक के, पंजाब नेशनल के जो अंदरूनी बैंक के अधिकारी है, जिनके सहायता से मदद से इन लोगों ने लोगों को फंसाया है, बैंक को लूटा है। और मुझे लगता है कि इनकी जो बेनामी प्रॉपर्टी है उससे भी हमें उसके मनी रिकवरी के लिए बहुत राहत मिलेगी और इसलिए उसको यहां लाना बहुत जरूरी हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से 13,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला, दो बड़े आरोपी जिसका जिक्र यहां पर उज्जवल निकम करते हुए, मामा जो इस वक्त जिसको लेकर सुनवाई जारी है और वहीं दूसरी तरफ भांजा इस वक्त डोमिनिका की जेल में बंद है ये शख्स जिसे भारत लाने की तैयारी हो रही है। वहीं भांजा नीरव मोदी इस वक्त लंदन की अदालत के लगातार चक्कर काट रहा है, जहां एक फैसला उसको लेकर हिंदुस्तान लाने का एक तरफ जारी है। लेकिन इन सब के बीच उज्जवल जी एक और बड़ा सवाल है। देखिए, बार बार जो मेहुल चोकसी है उसके वकील की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदुस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ साबित यह करना है कि वो गलत तरीके से डोमिनिका में दाखिल हुआ या फिर नहीं दाखिल हुआ, वो तो एंटीगा का नागरिक है। बार बार फोकस इस पर किया जा रहा है, तो ये इसलिए जी उनके पक्ष में किया जा सकता है। चित्रा जी, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बंबई के कोर्ट पे चार्जशीट दर्ज की गई है, जो ये भगोड़े के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस इशू की है, जिस आधार पर इंडियन कोर्ट ने इंडियन सिटीजनशिप किया है, जिस आधार पर भारत सरकार ने एंटीगुआ के कोर्ट में भी गुहर लगाई है कि भाई उसको जो सिटीजनशिप उन्होंने एंटीगुआ की प्राप्त की है वो इलीगली की है। और इसीलिए एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, एंटीगुआ को प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से मालूमात हो गया है कि मेहुल चोकसी ने ना सिर्फ भारत का बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन उनको देश को, एंटीगुआ को भी फंसाया है, क्योंकि सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, इसी तरह के 13,000 का घोटाला करके ये भगोड़ा अपने ही देश में रह रहा है। इन्वेस्टमेंट उसने पहले ही कर दी और 2018 में उसने सिटीजनशिप ली, जो एंटीगुआ को भी फंसाया है। इसलिए एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट कर दिया कि हमें वो नहीं चाहिए, उसे भारत को भेजा जाए, सौंपा जाए, जिसके आधार पे मामा और भांजे ने क्या क्या खेल गुलगुलाया है ये भी पूरी तरह से अपने को पता चल जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं उज्जवल जी, आप तो इसके महारथी ही हैं, आपने बहुत सारे केस को सुलझाए हैं, कामयाबी भी हासिल की है। जब कोर्ट में किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही होती है तो उसमें बार बार, चूंकि मेहुल चोकसी और उसके परिवार की ओर से यह दलील रखी जा रही है सामने कि यहां पर तो सिर्फ अवैध रूप से दाखिल होने या फिर नहीं होने को लेकर बातचीत है, भारत को प्रत्यर्पित किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसको लेकर तो सुनवाई ही नहीं होनी है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर डोमिनिका को कोर्ट इस फैसले पर आती है कि हाँ इलीगली एंटर उसने किया, फिर क्या करेंगे? उनके कंट्री में रखेंगे? नहीं रखेंगे। फिर उस वक्त वो कहेंगे कि भाई ये किसका सिटीजन है? एंटीगुआ तो कह रहा है कि हमारा नहीं है, इसको भारत पे सौंपा जाए। भारत सरकार वैलिड डॉक्यूमेंट डोमिनिका कोर्ट में पेश कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको जरूर यही डोमिनिका का कोर्ट ये फैसला लेगी, हाँ इलीगली एंटर किया है, ये एंटीगुआ का सिटीजनशिप है, ये कुछ बता नहीं सकता है, प्रूव नहीं कर सकता है, भारत सरकार के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, भारत सरकार के इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है, 13 करोड़ रुपए को इसने ठगाया है, बैंक को फंसा है, पब्लिक मनी लूटा है। मुझे लगता है कि दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस डॉक्यूमेंट
और डोमिनिका का कोर्ट इसे जरूर डिपोर्ट कर देगा। ठीक है, एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डोमिनिका की सुनवाई में जूम से जुड़ेगा चौकसी और उसके जरिए उसकी बातें वहां पर सुनी जाएंगी। हालांकि जो अधिकारियों की टीम है वो फिलहाल पहुंच चुकी है कोर्ट रूम में, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जल्दी अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए डोमिनिका की कोर्ट में इस वक्त तो काफी अहम सुनवाई चल रही है जिसको लेकर भारत की बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिर एंटिगा की ओर से उस तरह का सपोर्ट जिसकी हिंदुस्तान उम्मीद और अपेक्षा कर रहा था वो नहीं मिल पाई। लेकिन अब एंटिगा कह रहा है कि नहीं, अगर आप उसको भारत सौंपना चाहते हैं सौंप दें, क्योंकि गलत तरीके से इसने वहां पर एंट्री ली थी। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दोनों कंट्री का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन ऊपर है, क्योंकि एंटिगा के वहां वो नहीं है चौकसी, इसलिए एंटिगा का साफ ये स्टैंड है कि भाई हमारे कंट्री से ये भाग गया है और इलीगली एंटर डोमिनिका में किया है और हमें कोई एतराज नहीं है। क्योंकि ये बात जरूर है, आज चौकसी के पास एंटिगा का भी सिटीजनशिप 2018 में उसने एक्वायर किया है और उसकी इंक्वायरी छानबीन चल रही है। और भारत सरकार का ये कहना है कि चौकसी ने एंटिगा सरकार को ठकाया है, फंसाया है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है और इसीलिए उसे भारत में सौंपना चाहिए। इसलिए एंटिगा ने एक बहुत वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप डिपोर्ट कर दीजिए भारत। और यहीं से हिंदुस्तान का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है और यह माना जा सकता है कि 13,000 करोड़ का यह आरोपी जिसको हिंदुस्तान लाने की तैयारी, उम्मीद यही कि भारत के पक्ष में यह फैसला है। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, जूम के जरिए जुड़ेगा मेहुल चौकसी, वहां पर तमाम अधिकारियों की टीम है, वकीलों की भारी भरकम फौज भी मौजूद है, क्या कुछ जानकारी कोर्ट रूम से मिल पा रही है आपको? जी कुछ चीजें बता दूं चित्रा। पहली बात तो ब्रेकिंग न्यूज ये है, आपने सही कहा, मेहुल चौकसी जो डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो जूम के जरिए जुड़ रहे हैं। कोविड-19 ने एक चीज सिखा दिया चित्रा की अगर कोई इंडिस्पोज है वो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जुड़ सकता है और अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए मेहुल चौकसी वाया जूम जुड़ रहे हैं इस पूरे प्रोसीडिंग्स में। ये हमारे रिपोर्टर्स जो ऑन द ग्राउंड है खबर दे रहे हैं कि वो ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी 9 बजे। बीच में जज ने जो इस पूरे हियरिंग की सुनवाई कर रही हैं, उन्होंने एक छोटा सा रिसेस लिया, रिसेस लेके वापस आई, बड़े स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो प्रोसीडिंग्स है उसके डिटेल्स जब तक खत्म नहीं होते कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा। बहुत ही बड़ा टीम लेके आया है मेहुल चौकसी के टॉप लॉयर्स जो है लंदन से क्वींस काउंसिल ने जिनको हायर किया है वो वहां पे बैठे हुए हैं। 4 इंडियन ऑफिशियल से कहा जा रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लेनॉक्स लिंटन भी कोर्ट में बैठे हुए हैं और डोमिनिका पुलिस और स्टेट की तरफ से 4 लॉयर्स हैं। तो दोनों तरफ की तैयारी पूरी है। जो अहम फैसला आज होना है वो इस पर होना है कि क्या डोमिनिका में मेहुल चौकसी का प्रेजेंस इलीगल है या वो लीगल तरीके से पहुंचा या फिर उन्हें अगवा किया गया। मेहुल चौकसी कहते हैं उन्हें अगवा किया गया और वो तब पहुंचे डोमिनिका, और जो डोमिनिकन सरकार है या जो स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि उनकी एंट्री इलीगल है। फैसला उस पर होना है, लेकिन लंबी चौड़ी जब डिस्कशन होगी तो इस पर भी होगी कि अगर फैसला हो जाता है इलीगल है या लीगल है, उसके बाद चित्रा डिसीजन डोमिनिका को लेना है कि क्या एंट्री इलीगल हो चाहे लीगल। इलीगल है अगर एंट्री या अबडक्शन है तो फिर क्या उनको एंटिगा भेज दिया जाए या फिर भारत डिपोर्ट कर दिया जाए। ये भी बता दूं मैं आपको कि भारत सरकार एक नया एप्लीकेशन डालने वाली है जहां पर वो ये प्रूव करेगी कि मेहुल चौकसी भारतीय नागरिक हैं, कि वो उन्होंने अपने सारे जो प्रोसीडिंग्स थे सिटीजनशिप खत्म करने की भारत की, वो प्रोसीडिंग्स पूरे नहीं किए थे। तो एंटिगा का सिटीजनशिप उनका कहीं मायने नहीं रखता है और इसी वजह से हिंदुस्तान का पक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाता है, जैसा कि उज्जवल निकम साहब भी कह रहे थे और गीता मोहन मेरी सहयोगी भी जानकारी दे रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेहुल चौकसी के मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि 13,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद ये भगोड़ा अपराधी जो हिंदुस्तान का बड़ा गुनहगार है उसको हिंदुस्तान लाने के कवायद और कोशिशें लगातार जारी हैं। कोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जूम से वो जुड़ेगा और उसके बाद किस तरह से पक्ष रखा जाता है इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जागते रहो। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के लिए बीजेपी हाईकमान का यह संदेश है।
बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन तक लखनऊ में डेरा डाले रहे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, मंत्रियों से सवाल जवाब किए। इस बीच सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया, किस तरह से माथापच्ची 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी में चलती रही, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से जब स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष बाहर निकले तो तमाम सवाल छोड़ गए। 3 दिन तक लखनऊ में बीजेपी नेताओं, सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से बैठक के बाद पूरा फीडबैक लेकर बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली के लिए कूच कर गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से चल रही बीजेपी कार्यालय की सुगबुगाहट के बीच अब बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार 3 दिनों तक बैठकों का दौर चला, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की बात की गई और साथ ही साथ तमाम मंत्रियों से उनके विभाग के कामों का ब्यौरा भी लिया गया। खास तौर पर संगठन विस्तार को लेकर के जिस तरीके की अटकलें पिछले दिनों तेज थी, उस बीच इस तरीके की बैठक के जरिए न सिर्फ प्रदेश के संगठन का जुड़ना बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व का यहां आकर के मंत्रियों से फीडबैक लेना और कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव के मद्देनजर संगठन के समन्वय को सरकार तक पहुंचाने के लिहाज से ये बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में दिख सकता है, जहां बीजेपी संगठन के साथ सरकार में भी कुछ तब्दीलियां कर सकती है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का रेला लगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे, स्वाति सिंह पहुंची, ब्रजेश पाठक पहुंचे, मोहसिन रजा पहुंचे, सांसद कौशल किशोर और विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की देश को जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। योगी सरकार के 4 साल से ज्यादा हो गए और इस दौरान ये पहला मौका है जब बीजेपी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी ने सरकार के मंत्रियों को बारी बारी से बुलाकर फीडबैक लिया। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जिस तरह से मंत्रियों की क्लास ली, जिस तरह से सवाल पूछे, उससे कुछ बातें तो पानी की तरह साफ हो गई हैं। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। चर्चा ये भी है कि बीएल संतोष ने आरएसएस के लोगों से भी मुलाकात करके उनसे सरकार का फीडबैक लिया है। चर्चा ये भी है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं तो कुछ मंत्रियों की विदाई भी हो सकती है। केंद्र में भी यूपी कोटे के मंत्रियों की तादाद बढ़ाने की भी चर्चा है। बीएल संतोष ने सभी नेताओं से अलग अलग बातचीत करके फीडबैक लिया है। ये फीडबैक सरकार और संगठन दोनों के बारे में है। हालांकि बीजेपी नेता इसे रूटीन बैठक बताने में जुटे रहे। संगठनात्मक बैठक है। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है, तो इन चीजों पे एक मार्गदर्शन मिला है। इसके ऊपर और कुछ है। मैं सरकार का मंत्री हूं और हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में रिकॉर्ड उपलब्धियां की हैं और ये बात ये जानकारी मैंने अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी को दी। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि ये पूरी कवायद कहीं न कहीं 2022 चुनाव से जुड़ी है। केशव मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की संभावनाओं को खारिज करते हुए दावा किया कि 2022 में भी बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात करी थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या पार्टी के संगठन महामंत्री ने 3 दिनों में सभी की सुनी, शिकायतें सुनी तो तारीफें भी सुनी। अपनी रिपोर्ट लेकर बीएल संतोष लखनऊ से चले गए।
लेकिन फिजाओं में परिवर्तन की बात समेत तमाम अटकलें भी छोड़ गए। तमाम अटकलें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव के आहट हैं। हालांकि जिस तरीके से जाने के पहले वीएल संतोष ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ की सरकार को सराहा है, कई जानकार अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर संतुष्ट करने की ये कोशिश है। लेकिन क्या 2 हफ्ते बाद कुछ बदलाव के संकेत हैं? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। AK शर्मा, जी हां, ये वो नाम है जिसने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। AK शर्मा पूर्व IAS हैं, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 18 साल से जबरदस्त ट्यूनिंग है। चर्चा यह है कि हाईकमान AK शर्मा को योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में देखना चाहता है। IAS की नौकरी छोड़कर मीडिया में लगातार इस बात की अटकलें हैं कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है। क्या कहीं कोई बदलाव है? क्या AK शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में लाने की कवायद है? क्या डिप्टी CM केशव मौर्य को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है कि उन्हें OBC चेहरे के तौर पर दोबारा से चुनाव के पहले आगे करने की कोशिश है? हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल जैसा आपने 2017 में बात कही थी, वही बात आप कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में स्थिति जो पालित। हम आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले AK शर्मा नई दिल्ली से आकर योगी आदित्यनाथ से करीब घंटे भर की मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद AK शर्मा वाराणसी में काफी सक्रिय रहे। कोरोना से निपटने में बनारस मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। AK शर्मा के इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर 4 साल बाद बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों की क्लास लेने की नौबत क्यों आई? क्यों संगठन महामंत्री BL संतोष को फीडबैक लेने के लिए लखनऊ भेजा गया? दरअसल पिछले दिनों पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिस तरह मात मिली, उससे पार्टी हाईकमान चौकन्ना हो गया है। यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक बलिया में धरने पर बैठे हैं क्योंकि अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे। गेहूं खरीद केंद्रों से अधिकारी गायब। तो मैं कल से ही उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया कि कल यदि 11 बजे तक कर्मचारी अधिकारी काम अपना प्रारंभ नहीं किए तो मैं कल जो है यहीं पर बैठ जाऊंगा और तब तक बैठे रहूंगा जब तक कि हमारे यहाँ क्रैक चालू नहीं हो जाए। बात सिर्फ एक विधायक की नहीं है। यूपी में जनप्रतिनिधियों का ब्यूरोक्रेसी से तालमेल बैठ नहीं पा रहा। ऐसी ही तमाम शिकायतें बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष के सामने भी पहुंची। यूपी में जब कोरोना पीक पर था तो खुद बीजेपी के विधायक और सांसदों ने सिस्टम पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कई बातें ऐसी हैं जो लगातार पिछले 3 दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से AK शर्मा को लेकर लगातार बातें निकली हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ उसका विरोध तो नहीं कर रहे। ऐसी तमाम अटकलों के बीच ये यात्रा खत्म हुई है, लेकिन सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। मीडिया में चल रही ये बातें क्या सही हैं या फिर जिस तरीके से ट्वीट कर BL संतोष ने तारीफ की है, ये सब कुछ सिर्फ एक कवायद भर है। संगठन महासचिव BL संतोष ने जनप्रतिनिधियों के तमाम मसलों पर फीडबैक लिया। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों ने BL संतोष से बताया कि ब्यूरोक्रेसी उनका सहयोग नहीं कर रही है। ये बात भी उठी कि कई निगमों और आयोग के पद खाली हैं क्योंकि इस पर आम राय ही नहीं बन पाई है। पार्टी के कई प्रकोष्ठों के पद भी खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई प्रकोष्ठों में भी पद भरे जाने बाकी है।
सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने राज्यों के मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज के बारे में पूछा। कोरोना प्रबंधन को लेकर भी नेताओं से सवाल किए। पार्टी नेताओं से पंचायत चुनाव के नतीजों पर भी सवाल पूछे गए। कोरोना के पीरियड में 80% जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना, ये सारी सुविधाएं और दवा की किट उपलब्ध कराना और बाकी वैक्सीनेशन कराना, छिड़काव कराना, ये सारी सुविधाएं क्योंकि देना शुरू किए हैं। और मोदी जी का और योगी जी का एक ही लक्ष्य है कि पहले ज़िंदगी है, ज़िंदगी बचाना लोगों की ज़रूरी है और बाकी बात बाद में ज़रूरी है। इसलिए लोगों की ज़िंदगी कोरोना से बचाने के लिए हर संभव प्रयास हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ कोरोना से कहरा रही है। लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और मौतें गांव में अब ज़्यादा हो रही हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता की सेवा करना, जनता की कैसे समस्या का समाधान हो उसके बारे में बात करनी चाहिए। ये जो बीजेपी के नेता एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहते हैं, उससे नहीं बनेगा। जनता की मदद कीजिए जिससे जनता को फायदा हो। 3 दिन की अपनी इस यात्रा में बीएल संतोष ने सोमवार को यूपी के 7 मंत्रियों से मुलाकात की थी। दूसरे दिन उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा जैसे कद्दावर मंत्रियों से भी मुलाकात की। चर्चा ये है कि पार्टी हाईकमान यूपी के पंचायत चुनाव के नतीजों से सचेत है और मिशन 2022 में कोई चूक ना हो, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई। बीएल संतोष का 3 दिवसीय दौरा इसी का संकेत है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और इसी वजह से केंद्रीय आलाकमान लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहा है कि जागते रहो। अब 2022 की रणनीति के तहत बीजेपी आगे क्या करती है और बीजेपी के सामने विकल्प के तौर पर कौन सी विपक्षी पार्टी मजबूती से अपनी प्रेजेंस दर्ज करती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।